आज हम पढ़ेंगे सूझ का सिद्धांत, इनसाइड थियरी ऑफ लर्निंग पढ़ना है। सूझ का सिद्धांत, इनसाइड थियरी ऑफ लर्निंग, ये सिद्धांत आज हम लोगों को पढ़ना है विस्तार पूर्वक। इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हैं, देखिए लिखा हुआ है अन्य नेम। इसे गेस्टाल्ट थियरी भी कहा जाता है। गेस्टाल्ट थियरी यानी सूझ का सिद्धांत, इनसाइड थियरी, इसी गेस्टाल्ट थियरी के अंतर्गत आता है। ये गेस्टाल्ट थियरी क्या है? ये गेस्टाल्ट शब्द ध्यान रखिएगा, ये जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है, यानी कि ये जो सिद्धांत दिया गया है, ये जर्मनी के लोगों ने, जर्मनी के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। ये गेस्टाल्ट शब्द का इंग्लिश में कोई मीनिंग नहीं है, कोई पर्याय नहीं है। ये गेस्टाल्ट शब्द हूबहू उठा ले आया गया है जर्मन भाषा से। तो गेस्टाल्ट का शब्द का अर्थ होता है पूर्णाकार या समाकृति, यानी कि संपूर्ण आकृति। यह सिद्धांत 1912 में दिया गया था और इसी सिद्धांत के अंतर्गत ये सूझ का सिद्धांत आता है। ध्यान रखिएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत ही सूझ का सिद्धांत आता है। ये सूझ के सिद्धांत को कोहलर साहब ने दिया था, ध्यान रखिएगा, कोहलर साहब ने दिया था। इस सूझ के सिद्धांत को गेस्टाल्ट थियरी भी कहा जाता है, हिंदी में पूर्णाकार समाकृति सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। होल थियरी भी कहा जाता है, सूझ के सिद्धांत को होल थियरी भी कहा जाता है, या अवयवी सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सिद्धांत कहाँ पे मिलता है, किन किताबों में मिलता है? कुछ मुख्य किताबें हैं, उसमें देख लेते हैं हम लोग। पहली किताब का नाम है, देखिए, प्रोडक्टिव थिंकिंग, मैक्स वर्दिमर। मैक्स वर्दिमन, ये प्रोडक्टिव थिंकिंग मैक्स वर्दिमन की बुक है। सेकंड बुक है द मेंटलिटी ऑफ द एप्स, ये काफी फेमस किताब है, ये कोहलर साहब की है, ध्यान रखिएगा। मेंटलिटी ऑफ एप्स, द मेंटलिटी ऑफ एप्स, वुल्फगैंग कोहलर, ये कोहलर साहब की किताब है। इसी किताब में सूझ का सिद्धांत कोहलर साहब ने दिया है, ध्यान रखना है। तीसरी किताब है प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये कर्ट कोफका की किताब है। अब ध्यान रखिएगा, गेस्टाल्ट जो सिद्धांत है, गेस्टाल्ट या थियरी है, इसके जनक माने जाते हैं कौन? मैक्स वर्दिमर। ध्यान रखिएगा, मैक्स वर्दिमर गेस्टाल्ट सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, मैक्स वर्दिमर। और ये कोहलर और कोफका उस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं, या आप कह सकते हैं को फाउंडर हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत के फाउंडर वर्दिमर साहब हैं और को फाउंडर कोहलर और कोफका जी माने जाते हैं। यानी कि गेस्टाल्ट सिद्धांत को देने का काम वर्दिमर साहब ने किया, मैक्स वर्दिमर साहब ने किया, और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम कोहलर और कोफका ने किया है। इतना ध्यान रखिएगा। ये इनसाइड सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत, इनसाइड थियरी ऑफ लर्निंग, इसी किताबों में मिलता है, यानी इन किताबों में मिल दिया गया है इस सिद्धांत को। विशेषकर ध्यान रखिएगा, जब भी आएगा कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया, तो ये कोहलर साहब के सिद्धांत पर आधारित है। यानी सूझ कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार जो है इनसाइड कॉन्सेप्ट को दिया है कोहलर साहब ने, कोहलर साहब ने ही दिया है। कहां पे? मेंटलिटी ऑफ द एप्स उनकी बुक है, उसमें उन्होंने दिया है। अब देखिए कोहलर साहब का प्रयोग, कोहलर ने प्रयोज्य के रूप में यानी सब्जेक्ट के रूप में किन चीजों को इस्तेमाल किया है? बनमानुष, बंदर, मुर्गी और कुत्ता। इन चीजों पर प्रयोग करके या प्रयोज्य के रूप में अप्लाई करके साहब ने सूझ का सिद्धांत दिया है। किसने? कोहलर साहब ने दिया है। ध्यान रखिए, गेस्टाल्ट सिद्धांत के संपादक जो है, फाउंडर हैं, वर्दिमर साहब हैं, लेकिन को फाउंडर के रूप में कोहलर और कोफका माने जाते हैं। लेकिन जो सूझ का सिद्धांत दिया है वुल्फगैंग कोहलर साहब ने दिया है। कोहलर साहब का सिद्धांत काफी फेमस माना जाता है। इनका सिद्धांत ये 1900 कब दिए थे? इनसाइड थियरी 1925 में दिया था, ध्यान रखिएगा, 1925 में दिया था। इन्होंने प्रयोज्य के रूप में अप्लाई किया था, वन मानुष, चिंपैंजी का इस्तेमाल किया था, चिंपैंजी, बंदर, मुर्गी और कुत्ता। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वन मानुष एक वन मानुष नहीं था,
इन्होंने साहब ने 6 परमाणु 6 चिंपैंजी प्रयोग के रूप में अप्लाई किया था। उसमें से एक चिंपैंजी काफी बुद्धिमान था जिसका नाम सुल्तान रखा, और उसी सुल्तान पर इन साहब ने इनसाइड सिद्धांत दिया है। आइए देखते हैं ये कोहलर साहब कहां पे इस सिद्धांत को प्रयोग किए थे। देखिए, ये कैनरी आइलैंड था, कैनरी आइलैंड है, वहां पे एक स्थान का नाम था टेनेरिफ। ये डायरेक्टर नियुक्त हुए थे कोहलर साहब, वहां पे डायरेक्टर नियुक्त हुए थे। कैनारी आइलैंड है, टेनेरिफ स्थान है वहां पे। कैनारी आइलैंड एक आज भी वो आइलैंड है, ये द्वीपों कई द्वीपों का एक समूह है कैनारी आइलैंड, और वहां पे एक स्थान था टेनेरिफ। वहां पे ये निर्देशक डायरेक्टर नियुक्त हुए थे कब? 1913 से 1918 के समय, यानी कि 1913 में साहब की पोस्टिंग होती है टेनेरिफ द्वीप पे, या टेनेरिफ आइलैंड पे, और वहां पे ये डायरेक्टर नियुक्त होते हैं 1913 में। उसी समय वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, मतलब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। तो अब साहब को जो है जर्मनी आना नहीं था, वहीं रहना था, तो वहीं इन्होंने प्रयोग किया। कब तक? 1913 से 1918 तक वहीं पे रह करके प्रयोग किया, और फिर उसके बाद सूझ का सिद्धांत 1925 में प्रतिपादित किया। अगला देखिए, इनसाइट शब्द पहली बार सूझ शब्द किसने दिया? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूझ शब्द कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया? तो किसने दिया था? कोहलर साहब ने दिया है, ध्यान रखिएगा, कोहलर साहब ने दिया था। कहां दिया था? इनसाइट थियरी, गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत इनसाइट थियरी सिद्धांत दिया था लर्निंग का, उसमें इनसाइट शब्द सबसे प्रथम बार इस्तेमाल किया था लर्निंग के संदर्भ में। अब देखिए, इन्होंने कहा, क्या कहा है? सीखने का केंद्रीय बिंदु सूझ होती है। इन्होंने कहा कि लर्निंग की मेन बिंदु जो डायरेक्शन है वो सूझ होता है, यानी कि व्यक्ति सूझ के माध्यम से सीखता है, व्यक्ति सूझ के माध्यम से सीखता है। अब देखिए, इन्होंने सूझ से कहा कि व्यक्ति या बालक कोई भी चीज सीखता है, लर्निंग करता है, तो वो सूझ के माध्यम से सीखता है। और थॉर्नडाइक साहब ने क्या कहा था? थॉर्नडाइक साहब ने कहा था SR स्टिमुलर रिस्पॉन्स से सीखता है। पाउलो साहब ने, देखिए पाउलो साहब थे, उन्होंने क्या कहा था? CS और CR से सीखता है, CS और CR से सीखता है। स्किनर साहब आए थे, उन्होंने कहा नहीं, R और S से सीखता है। इन्होंने कहा नहीं, इन साइड से सीखता है, इन साइड से सीखता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कोहलर साहब ने कहा, गेस्टाल्ट या गेस्टाल्टवादियों ने कहा कि व्यक्ति या बालक ऐसा से सीखता है, यानी कि थॉर्नडाइक कह रहे हैं SR से सीखता है, पाउलो कह रहे हैं CS और CR से सीखता है, स्किनर कह रहे हैं RS से सीखता है, ये कह रहे हैं नहीं SS से सीखता है, यानी कि स्टिमुलस से सीखता है। स्टिमुलस मतलब, यानी कि ये संज्ञानात्मक की बात कर रहे हैं, यानी कि स्टिमुलस मतलब समस्याएं, यानी कि व्यक्ति या बालक के सामने एक समस्या नहीं आती है, कई समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं में व्यक्ति संबंध खोजता है, और जिस दिन संबंध खोज लेता है वो सीखना कहा जाता है, यानी संबंध खोजना ही इनसाइट कहा है इन्होंने, इन साहब ने। इन्होंने कहा कि SS के माध्यम से सीखता है। ऐसा सिद्धांत जो है ये बुद्धि पर आधारित है, मतलब ये बुद्धि का जो है महत्व बताते हैं कि सीखने में बुद्धि विवेक चिंतन का महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए इस सिद्धांत को, इनसाइट सिद्धांत को कॉग्निशन थियरी के अंतर्गत आता है। कॉग्निशन थियरी मतलब संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत इस सिद्धांत को माना गया है। कॉग्निशन सिद्धांत कहता है भैया SS पर लर्निंग आधारित होती है। अब देखिए, सूझ क्या होता है? गुड साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने परिभाषित किया है कि सूझ क्या है, इनसाइट क्या है, कि वास्तविक स्थिति का, सूझ क्या है? वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। सूझ क्या है? वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है सूझ। इसी के आधार पर व्यक्ति या बालक सीखता है, लर्निंग करता है, यानी सीखना अचानक होता है। ध्यान रखिएगा, सीखना क्रमिक नहीं होता है, ट्रायल एंड एरर के माध्यम से नहीं होता है, सीखना ये कह रहे हैं कि अचानक होता है। इसी सूझ को उन्होंने क्या नाम दिया है? आहा एक्सपीरियंस कहा है, आहा अनुभव की कहा है, आहा एक्सपीरियंस कहा है, या बोल्ट ऑफ लाइट कहा, प्रकाश की किरण कहा है। आप देखे होंगे महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध, आर्किमिडीज सिद्धांत, ये सब इसी पर तो आधारित हैं।
आकृति जो है टब में नहा रहा था और अचानक उसे सूझ जगी, हाँ मिल गया, तो सोना मिलावटी था, कितना था क्या है वो भी खोज लिया। गौतम बुद्ध साहब भी पेड़ के नीचे बैठे थे और आंख बंद किए थे, उन्होंने आहा ज्ञान की प्राप्ति हुई और सीख गए। इसी को आहा भी शब्द दिया है इन साहब ने, कहा कि जो है सूझ को आहा भी एक्सपीरियंस भी कहा जा सकता है, आहा अनुभव कहा जा सकता है, या प्रकाश की किरण कहा जा सकता है। आइए इसकी कुछ विशेषताएं हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इन्होंने सूझ का सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिस पर सूझ का सिद्धांत आधारित है, तो उन विशेषताओं को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है विशेषता क्या है सूझ के सिद्धांत की, कि सीखना सूझ पर आधारित है। ये साहब कह रहे हैं कि देखिए सीखना सूझ पर आधारित होता है, ट्रायल एंड एरर पर आधारित नहीं होता है, अभ्यास पर आधारित सीखना नहीं होता है, बल्कि सीखना सूझ पर आधारित होता है, इनसाइट पर आधारित होता है, बुद्धि पर आधारित होता है, विवेक पर आधारित होता है, चिंतन पर आधारित होता है सीखना। इन साहब ने यानी कि गेस्टाल्ट साहब ने, यानी कि सूझ के सिद्धांत यानी कोहलर साहब ने बुद्धि के महत्व को उसका स्थान दिलाने का प्रयास किया है इस सिद्धांत में, यानी कि सूझ के सिद्धांत में जो बुद्धि है उसे वास्तविक रूप स्थान दिलाने का काम किया है कोहलर साहब ने। इन्होंने कहा कि सीखना सूझ पर आधारित होता है। अब इनके पहले प्रयोग को समझ लीजिए। इन्होंने 6 बंदर थे, 6 चिंपैंजी थे, उसमें से एक चिंपैंजी काफी प्रयोज्य के उपयुक्त पाया गया, उसी पर इन्होंने प्रयोग किया। उसका नाम था चिंपैंजी का सुल्तान, सुल्तान नाम था, मान लीजिए सलमान खान, तो सुल्तान पर प्रयोग किया। अब देखिए सुल्तान पर प्रयोग क्या किया है इन्होंने, पहले समझ लीजिए। एक पिंजरे में सुल्तान को बंद कर दिया, सुल्तान भूखा था, मतलब चिंपैंजी भूखा था, पिंजरे में बंद कर दिया। बाहर सामने केला रख दिया, 1 दर्जन लगभग 2 दर्जन केला रख दिया खाने के लिए। अब कुछ क्षण भी जो है वहीं पे बॉक्स के अंदर ही यानी पिंजरे में ही 2 क्षण छोटी छोटी छड़े रख दिया। अब क्या है, चिंपैंजी भूखा था, वो केले के लिए कभी हाथ निकाल रहा है, कभी पैर डाल रहा है, जाली टाइप बना हुआ था, पिंजरा था। अब कभी हाथ से पा रहा, हाथ से नहीं पा रहा है, पैर से पा रहा, पाने का प्रयास कर रहा, पैर से भी नहीं पा रहा है। एक छड़ी उठा करके पाने का प्रयास करता, उससे भी नहीं पा रहा है, फिर दूसरी छड़ी उठाता है, फिर नहीं पाता, फिर वो जाकर के बैठ जाता है थोड़ी देर। अब फिर जो छड़ी थी थोड़ी देर में उस छड़ी से खेलने लगता है। अचानक वो दोनों छड़ी आपस में जुड़ जाती हैं। अचानक जो है वो इस तरह की छड़ी बनाई गई थी कि आपस में दोनों छड़ियां जुड़ गई। उसके दिमाग में तुरंत आ गया, अगर ये तो छड़ी बड़ी हो गई, और तुरंत उस छड़ी से केलों को खींच लिया पिंजरे के अंदर और केला खा लिया। दूसरा प्रयोग साहब ने अब फिर अप्लाई किया उसी सुल्तान पे, एक कमरे में बंद कर दिया सुल्तान को, चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे में एक केला ऊपर टांग दिया, केला टांग दिया, 1 दर्जन केले टांग दिए साहब ने। अब क्या है कि 2-3 बॉक्स छोटे छोटे रख दिए वहां पे कमरे में। अब चिंपैंजी जो है उछल कूद रहा है, पाने के लिए का प्रयास कर रहा है, केला पा ही नहीं रहा है। तो उसके दिमाग में सोच आती है, थोड़ी देर बाद सोच समझता है कि यार इस बॉक्स को उठा के रख दिया, अब फिर उस पर चढ़ करके केले को पाने का प्रयास किया, फिर नहीं पाया, फिर दिमाग में सोचा उसके, उसने 2-3 जो है जो बॉक्स रखे थे एक पर एक रख करके उस पर चढ़ा और पा गया। चिंपैंजी पर एक प्रयोग और साहब ने किया, एक कमरे में चिंपैंजी को रख दिया और इस बार केला टांग दिया और कुछ नहीं रखा, ना तो छड़ी रखा ना तो कुछ नहीं रखा। कोहलर साहब स्वयं एक किनारे उस कमरे में खड़े हो गए। चिंपैंजी इधर उधर उछल कूद रहा था, समझ नहीं आ रहा था, थोड़ी देर बैठा और अचानक सूझ इनसाइट आहा जगता उसके दिमाग में। वो कोहलर साहब का हाथ पकड़ा और ले आया, केले के नीचे नींव खड़ा कर दिया और उनके कंधों पे चढ़ करके केला पा गया। अब सोचिए चिंपैंजी, यानी कि आहा इनसाइट, आहा खोज रही थी, अचानक ये जग रहा था कि क्या करना है। ठंडाई की तरह बिल्ली की तरह हाथ पैर नहीं मान रहा था, मशीन नहीं था व्यक्ति। यही सिखाने का प्रयास इन्होंने कहा कि सीखना सूझ पर आधारित होता है, मतलब सीखना कॉग्निशन पर आधारित होता है, संज्ञानात्मक के द्वारा सीखा जाता है, यानी कि बुद्धि विवेक चिंतन का व्यक्ति या बालक या जानवर प्रयोग करता है तब सीखता है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा कि सीखना सूझ पर आधारित होता है, मतलब बुद्धि विवेक चिंतन या संज्ञानात्मक पर आधारित होता है, या कह सकते हैं कि सीखना संज्ञानात्मक पर आधारित है।
अगला देखिए क्या है, संपूर्ण समस्यात्मक परिस्थिति। इन साहब ने कहा है, कोहलर साहब ने कहा है कि सीखने के लिए संपूर्ण परिस्थिति व्यक्ति या बालक के सामने होनी चाहिए, यानी निरीक्षण करने के लिए संपूर्ण परिस्थिति होनी चाहिए, संपूर्ण सिचुएशन को वो ऑब्जर्व कर सके, देख सके, और फिर उसके बाद जो है वो डिसीजन लेता है। अचानक हाथ पैर मारना नहीं कि पिंजरे में बंद होगा और अचानक हाथ पैर मारना स्टार्ट कर दिया, नहीं। इन्होंने कहा कि यदि आप संपूर्ण परिस्थिति को, संपूर्ण समस्या को व्यक्ति या बालक समझ लेता है या प्रत्यक्षण कर लेता है, ध्यान रखिएगा परसेप्शन शब्द का इस्तेमाल जो है गेस्टाल्ट वाले ये गेस्टाल्ट या सूझ वाले इस सिद्धांत को परसेप्शन से संबंधित किए हैं, प्रत्यक्षण से संबंधित किए हैं। प्रत्यक्षण का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से देखना या संपूर्ण परिस्थिति का ज्ञान। ये साहब कह रहे हैं व्यक्ति या बालक या अधिगमकर्ता के सामने संपूर्ण परिस्थिति को रख देना चाहिए, तभी व्यक्ति या बालक सीखता है। अगर संपूर्ण परिस्थिति नहीं है तो फिर वो सूझ का सिद्धांत के अंतर्गत नहीं होगा। संपूर्ण परिस्थिति में या कुछ परिस्थिति अगर दबी हुई है, छिपी हुई है, तो इस तरह का जो सीखना होगा वो थर्ड आई के आधार पर ट्रायल एंड एरर लर्निंग होगा। इन्होंने कहा कि जब परिस्थिति संपूर्ण दिखाई पड़ती रहती है तो व्यक्ति या बालक या अधिगम करता संपूर्ण परिस्थिति का प्रशिक्षण करता है, देखता है, उसके बाद जो है वो सीखता है, और जो सीखता है वो इनसाइड थियरी के अंतर्गत आता है। अब देखिए ध्यान रखिएगा प्रशिक्षण का मतलब क्या है, यहाँ पे संपूर्ण परिस्थिति का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए अगर किसी बालक से कह दिया जाए तुम्हारी माँ आ रही है, मम्मी आ रही है, तो बच्चे के अंदर मम्मी की पूरी आकृति बनती है, पूरी आकृति बनती है, मम्मी का व्यवहार भी बनता है। मम्मी का सिर्फ ये नहीं बनता कि मम्मी का सर आ रहा है, मम्मी का हाथ आ रहा है, मम्मी का नाक आ रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि मोदी, तो मोदी की एक पूरी इमेज बन जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब की पूरी इमेज बनती है, और तब व्यक्ति या बालक समझता है। इसलिए इन्होंने कहा कि संपूर्ण परिस्थिति को बालक या व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, तभी वो सीखना माना जाएगा। कौन सा सीखना कहा जाएगा? सूझ के आधार पर सीखना। अगर संपूर्ण परिस्थिति में कुछ परिस्थिति दबी हुई है, छिपी हुई है, तो वो सूझ के अंतर्गत, सीखने के अंतर्गत नहीं आएगा, इनसाइड थियरी के अंतर्गत नहीं आएगा। कुछ परिस्थिति छिपी है सीखने के लिए, तो फिर वो ट्रायल और एरर होगा, थर्ड आई का सिद्धांत होगा। अब अगला क्या है? निर्देशित ध्यान तथा अन्वेषणात्मक व्यवहार। कोहलर साहब बताने का प्रयास किए हैं कि व्यक्ति या बालक या चिंपैंजी ही वो निर्देशित व्यवहार करता है, खोजपरक व्यवहार करता है। मतलब जब पिंजरे में बंद कर दिया गया तो अचानक हाथ पैर नहीं मारा, बल्कि उसके दिमाग में आता था कि यार केला को कैसे प्राप्त करना है। वो बैठता था, घूमता था, बैठता था, यानी निर्देशित व्यवहार था, डायरेक्टिव उसका व्यवहार बिहेवियर था। अब कुछ खोज करता रहता था वो कि केला कैसे मिलेगा। यानी कि व्यक्ति या बालक निर्देशित तथा अन्वेषणात्मक व्यवहार करके खोजता है इनसाइड थियरी के अंतर्गत। अगली विशेषता क्या है? निष्क्रियता की अवस्था। निष्क्रियता यानी कि इनएक्टिवनेस। व्यक्ति या बालक या जब चिंपैंजी पिंजरे के बाहर केले को प्राप्त नहीं कर पा रहा था तो थोड़ी देर के लिए निष्क्रिय हो गया, बैठ गया और दो छड़ियों के माध्यम से खेलने का प्रयास करने लगा, और अचानक जो है छड़ी आपस में जुड़ गई और केले को, बड़ी छड़ी से केले को प्राप्त कर लिया। फिर या जब कोहलर साहब ने पिंजरे के अंदर चिंपैंजी को, भूखा चिंपैंजी को जब रखा था और स्वयं कोहलर साहब जब पिंजरे में खड़े थे तो कुछ नहीं देख पा रहा था कि कैसे प्राप्त करना है। थोड़ी देर इधर उधर बैठा था, इनएक्टिव हो गया कि यार कैसे प्राप्त करना है। चिंपैंजी का दिमाग चल रहा होगा उसमें कि यार कैसे प्राप्त करना है, बैठा था सीधा। अचानक उसके दिमाग में आइडिया आया कि कोहलर साहब को ले आया और नीचे खड़ा कर दिया जहां केला टंगा हुआ था, उन्हीं के चढ़ा कंधे पर और खड़ा होकर केले को प्राप्त कर लिया। यानी कि निष्क्रियता अवस्था भी इसमें होती है, ध्यान रखिएगा। यानी कि आदमी निष्क्रिय होता है। कभी हम आप भी जब एग्जाम के समय में कोई क्वेश्चन जो परेशान कर देता है, कलम रख करके एकदम सोचने लगते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी उसमें इनएक्टिव स्टेज होती है। इन्होंने कहा कि सूझ के अंतर्गत निष्क्रियता की भी अवस्था आती है। अब देखिए अगला क्या है विशेषता? सूझ का अचानक आगमन। इन्होंने कहा सडन, इनसाइट सडन होती है, सूझ का आगमन अचानक होता है। ध्यान रखिएगा, सूझ जो है अचानक होती है। अचानक कैसे होती है? जब व्यक्ति या बालक परिस्थितियों को समझ लेता है, यानी कि एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति से का तालमेल बना लेता है, यानी कि जो लक्ष्य है, जो प्राप्त करने के रास्ते हैं, इन दोनों में जब तालमेल बन जाता है, कोरिलेशन बन जाता है, उसी समय सूझ की उत्पत्ति होती है।
इनसाइड की उत्पत्ति होती है। इनसाइड की उत्पत्ति कहाँ हो सकती है? ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में होती है, ध्यान रखिएगा। सूझ की उत्पत्ति मस्तिष्क में होती है, ब्रेन में उत्पत्ति होती है। जिस समय ब्रेन में उत्पत्ति होती है उस समय सारी समस्या का तुरंत समाधान मिल जाता है। गौतम बुद्ध साबित यही किए रहे होंगे कि अचानक तपस्या करने बैठे और अचानक सूझ की उत्पत्ति हुई, उन्होंने कहा मिल गया ज्ञान की प्राप्ति, मिल गया ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध भी यही किए रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, सूझ अचानक होती है, और जब सूझ अचानक होती है तो ध्यान रखना सीखना भी अचानक होता है, सीखना क्रमिक नहीं होता है। जब सूझ अचानक होती है तो सीखना भी अचानक होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसकी विशेषता अंतिम है कि सूझ द्वारा सीखने की जांच भी की जा सकती है, यानी कि लर्निंग की आप जांच भी कर सकते हो। लर्निंग की जांच कर सकते हो मतलब हाँ, इसका जो है ट्रांसफर होता है, यानी एक परिस्थिति से सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ट्रांसफर होता है। मतलब जब आप देखे होंगे, इसका उदाहरण फिर समझिए वही, जैसे भूखे चिंपैंजी को जब कमरे में रख दिया गया था तो 2-3 बॉक्स रखे थे, उसने बॉक्स जो है नीचे रखता था, उस पर चढ़ करके केले को प्राप्त कर लिया। अब फिर दूसरी कंडीशन स्क्रीन के सामने अप्लाई किया था कि कमरे में कुछ नहीं रखा, सिर्फ केला रख दिया, चिंपैंजी और अपने आप स्वयं खड़े थे। तो चिंपैंजी ने थोड़ी देर बाद ध्यान लगाया कि यार जब बॉक्स रखने से हम केला प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों ना कोहलर साहब को नीचे खड़ा कर दिया जाए और केले को प्राप्त कर लिया जाए। यानी कि ट्रांसफर होता है, ध्यान रखिएगा, सीखना ट्रांसफर के द्वारा चेक किया जा सकता है, ये सूझ का सिद्धांत कहता है। आइए इसका हम लोग को शैक्षिक महत्व पढ़ते हैं। इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व हम लोग पढ़ते हैं। सूझ के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व यानी कि शिक्षा में किसकी क्या उपयोगिता है हम लोग पढ़ते हैं। आइए पहला देखते हैं, पाठ्य योजना का निर्माण, यानी कि जो लेसन प्लान बनाते हैं टीचर लोग, इसी पर आधारित है। एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है कि पाठ्य योजना जो लेसन प्लानिंग की जाती है, बनाई जाती है, ये सूझ के सिद्धांत पर ही आधारित है। पाठ्य योजना का निर्माण और पाठ्यक्रम का निर्माण इसी सूझ के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि पाठ्य योजना का निर्माण, लेसन प्लान जो बनाया जाता है किस सिद्धांत पर आधारित है, ये सूझ के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट, यानी जो दिख रहा है और जो अनसीन टू अनसीन कर सकते हैं आप, यानी कॉन्क्रीट स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, ये सिद्धांत यानी जो सूक्ष्म सूत्र बताए गए हैं ये इसी के अंतर्गत आते हैं। यानी ये सिद्धांत इन पर आधारित है, आप कह सकते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। ये पूर्ण से अंश की ओर क्या मतलब है? ये कहता है व्यक्ति या बालक को जब कोई सीख रहा है तो उसके सामने पूरी परिस्थिति आप रखिए। जैसे मान लीजिए आप अगर किसी छोटे बच्चे को काऊ सिखाना चाह रहे हो, गाय के बारे में बताना चाह रहे हो, तो गाय को पहले बच्चे के सामने आप रख दीजिए, गाय के बारे में वो ऑटोमेटिक सब समझ जाएगा। अब गाय को हटा दीजिए, गाय की फोटो को, और उसके बाद जब आप गाय के बारे में बताएंगे तो उसके दिमाग में तुरंत जो है गाय का मानचित्र आ जाएगा। अच्छा, काऊ मीन्स गाय ही होता है, गाय के सारे अंग प्रत्यंग को वो समझना स्टार्ट कर देगा। क्यों कि बालक गेस्टाल्टवादी मानते हैं या सूझ वाले मानते हैं कि भैया व्यक्ति या बालक जन्म से ही पूर्ण चीज को देखता है, जन्म से ही पूर्ण चीज को देखता है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा, बच्चे से कहा जाए कि आपकी मम्मी आ रही हैं, तो मम्मी की एक पूरी छवि उसके दिमाग में बनती है। जैसे हमारे से कह दिया जाए हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब आ रहे हैं, तो मोदी की एक पूरी छवि बनती है दिमाग में, आधी छवि नहीं बनती कि मोदी का हाथ आ रहा है, मोदी का पैर आ रहा है, मोदी जी का नाक आ रहा है, ऐसे नहीं होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि सेब, एप्पल, एप्पल की एक पूरी आकृति बनती, आधी आकृति नहीं बनती है। अगर कहा जाए आपसे कि एलिफेंट आ रहा है, एलिफेंट की एक पूरी आकृति इमेज बनती है, आधी अधूरी इमेज नहीं बनती है। बालक जो है पूरी इमेज, बालक के सामने इसकी पूरी इमेज आप रखिए, उसके बाद पढ़ाइए। यानी कि कोई भी चीज आप बताना चाह रहे हैं तो पहले उस पूरी समस्या को आप रख दीजिए उसके सामने, फिर उसे आप समझाइए। यही है पूर्ण से अंश की ओर। यानी कि अगर छोटे, मान लीजिए आप फूलों के प्रत्येक अंगों के बारे में बताना चाह रहे हैं तो बालक के सामने पहले आप फूल रख दीजिए,
यानी कि कोई फ्लावर के प्रत्येक अंगों के बारे में आप बताना चाह रहे हैं तो बालक के सामने फूल रख दीजिए और फिर उसके बाद जो है आप प्रत्येक अंगों के बारे में बता दीजिए, फूल के प्रत्येक पार्ट के बारे में बता दीजिए। या कोई पौधा के बारे में बताना चाह रहे हैं आप, पौधों के पार्ट के बारे में बताना चाहते हैं तो पहले उस पौधे को पहले बच्चे के सामने रख दीजिए आप, क्योंकि उसकी वो जन्मजात ऐसी कैपेसिटी क्षमता होती है उसकी कि वो पूरी आकृति ही देखना चाहता है, उसके बाद सीखता है। यही है पूर्ण से अंश की ओर। ये ध्यान रखिएगा, हम आप ये जन्मजात क्वालिटी होती है। कोई भी चीज अगर कहा जाए आपके सामने वो तुरंत एक पूरी इमेज बनती है, आधी अधूरी इमेज नहीं बनती। जैसे आपने कहा जाए अमिताभ बच्चन की पूरी इमेज बनती है, उसका पूरा एक व्यक्तित्व बनता है, आधा अधूरा नहीं बनता कि अमिताभ बच्चन की लंबी टांगे थी, लंबे हाथ थे, ऐसे नहीं, एक पूरी इमेज बनती है। ये जन्मजात प्रवृत्ति होती है, गेस्टाल्टवादी मानते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे या व्यक्ति के सामने पूरी समस्या आप रख दीजिए, तब उसके बाद आप पढ़ाइए प्रत्येक भाग के बारे में। तो यही है पूर्ण से अंश की ओर। अगला देखिए क्या है तीसरा शैक्षिक मत, इसका खोज विधि। जो खोज विधि है इसी सिद्धांत के अंतर्गत है, यानी कि खोज विधि, ये सिद्धांत खोज विधि का समर्थक है। कहता भैया बच्चे या बालक खोज करके सीखते हैं, ये खोज विधि से पढ़ाना चाहिए, उन्हें लेक्चर नहीं देना चाहिए, ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि, ये भी विधि इसी के अंतर्गत है, ध्यान रखिएगा। विश्लेषणात्मक विधि, ये कहता है कि पहले पूरी इमेज रख दीजिए, उसके बाद आप एनालिसिस करिए, बताइए, यानी ये एनालिसिस की भी बात कर रहा है। अगला क्या महत्व है इस विधि का, इस सिद्धांत का, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी। ये सिद्धांत ध्यान रखिएगा प्रतिभाशाली बालकों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिभाशाली गिफ्टेड चाइल्ड के लिए विधि बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। अगला क्या है महत्व इसका, सृजनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है, यानी कि जहां लकीर का फकीर नहीं बच्चा चलता, यानी कुछ नया क्रिएट करता है, रिसर्च कार्य करता है, ये उसी का समर्थन करती है कि लकीर से फकीर बच्चे को मत बनाओ, कुछ नया करेगा, कुछ नया क्रिएट करेगा, सृजन करेगा, क्रिएटिव करेगा, नई खोजें करेगा, ये इसी का समर्थन करती है ये विधि। यानी इस विधि के माध्यम से न्यू इनोवेशन हो सकता है, रीडिस्कवर हो सकता है, यानी नई चीजें बनाई जा सकती हैं। रिसर्च वर्क इसी पे आधारित है, यानी शोध कार्य इसी पर आधारित है। अगला क्रो एंड क्रो, काफी फेमस साइकोलॉजिस्ट है, ये कहते हैं कला साहित्य और संगीत के लिए यह विधि काफी उपयोगी है, यानी जो बच्चे कला साहित्य संगीत सीखते हैं उनके लिए यह विधि काफी उपयोगी होती है। अगला क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये कहता है भैया कि व्यक्ति या बालक की सूझ अलग अलग होती है, यानी कि व्यक्ति या बालकों की सूझ अलग अलग होती है, इसलिए जब भी पाठ्यक्रम बनाइए या जब भी होमवर्क दीजिए तो उनकी सूझ को ध्यान में रखते हुए, यानी सूझ मतलब उनकी बुद्धि चिंतन को ध्यान में रखते हुए बच्चों को गृहकार्य दीजिए, होमवर्क दीजिए या पाठ्यक्रम का निर्माण करिए। जैसे छोटा सा बच्चा है, क्लास 1 का है, तो उसकी किताब का स्टैंडर्ड उसके सूझ के हिसाब से हो। क्लास 2 का की जो पाठ्यक्रम आप बनाइए तो उसकी क्लास 2 के बच्चे की जितनी सोच होती है, जितनी बुद्धि होती है, उस हिसाब से पाठ्यक्रम बनाइए। 9-10 के जो बच्चों की सोच होती है उस हिसाब से पाठ्यक्रम बनाइए। जो इंटर के बच्चे होते हैं पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उनकी सूझ को, उनकी बुद्धि को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, यानी ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की भी बात करता है। अब इस सिद्धांत की कुछ कमियां हैं। देखिए नंबर 1 कमी क्या है, दोष आरोप लगाए जाते हैं गेस्टाल्टवादियों पर। नंबर 1 ये कहता है अभ्यास से कुछ नहीं होता, अभ्यास से सीखना नहीं है। आरोप ये लगता है भैया व्यक्ति या बालक अभ्यास से ही तो सीखता है, अभ्यास से ही तो सीखता है। अचानक भाई जब चिंपैंजी को जब पिंजरे में रखा गया तो वो भी तो अभ्यास ही कर रहा था ना, हाथ में पहले चलाया रहा होगा ना, कि पहले क्या अगर पिंजरे में बैठ गया, वो अभ्यास तो किया होगा ना, प्रैक्टिस किया होगा ना, तब छड़ी जुड़ी होगी जो है, एक बक्से को दूसरे बक्से पर रखा होगा तब तो खेला पाया होगा। ये साहब कहते हैं, ये लोग इन पर आरोप लगता है कि भैया अभ्यास भी कुछ चीज होती है, प्रैक्टिस भी कुछ चीज होती है, आज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट करती है। ये आरोप लगता है कि भैया ये साहब कहते हैं अभ्यास कुछ नहीं होता है, सूझ वाले गेस्टाल्ट वाले कहते नहीं नहीं अभ्यास भी बहुत अच्छी चीज है, इससे भी जो है सीखा जाता है, हमेशा सूझ से ही नहीं सीखा जाता, व्यक्ति निष्क्रिय नहीं रहता है। अगला देखिए आरोप क्या लगता है, इनसाइट,
ये कहते हैं कॉलर साहब या गेस्टाल्टवादी कि सूझ से सीखता है, इनसाइट, अचानक, आहा एक्सपीरियंस से सीखता है। ये कहते हैं कुछ नहीं, इन पर आरोप लगता है कुछ नहीं, फर्जी तुम बोल रहे हो, ये तो जो तुम आहा बोल रहे हो ये तो एक संयोग है, इसका मतलब तुम कह रहे हो कि संयोग से सीखना होता है, ये आरोप इस पे लगता है। अगला क्या है, कम्युनिटी, किनका सिद्धांत पढ़ना लिखना और बोलने में अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि छोटे बच्चे बार बार यही तो एबीसीडी का अभ्यास करते हैं, ट्रायल एंड एरर करते हैं, बार बार ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी डी एबीसीडी दुनिया भर लिखते हैं, काउंटिंग लिखते हैं, गिनती पहाड़ा टेबल लिखते हैं, बार बार यही तो लिखते हैं बच्चे, तब तो सीखते हैं। अचानक बच्चा पेंसिल हाथ में लिया और खड़ा रहता है, सोचता रहता है क्या कि नहीं नहीं अब आहा जगेगा और तुरंत हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। भाई अभ्यास करके सीखता है, यानी कि पढ़ने में भी, लिखने में और बोलने में भी। बच्चा, छोटा सा बच्चा बार बार आप बुलाते हैं उसे, गलतियां करता है, फिर धीरे धीरे सीखता है। यानी इस सिद्धांत का पढ़ना लिखना और बोलने में उपयोग नहीं किया जा सकता है, यानी कि कम बुद्धि के बालकों के लिए या अल्प बुद्धि के बालकों के लिए सिद्धांत उपयोगी नहीं है, तीव्र बालकों की बुद्धि के लिए सिद्धांत उपयोगी है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस सिद्धांत का एक महत्व यह है, इसने बुद्धि को उसका स्थान दिलाने का प्रयास किया है। कम या कम एग्जाम में पूछा जाता है, महत्व ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसने बुद्धि को वास्तविक स्थान दिलाने का, यानी बुद्धि को उसका वास्तविक स्थान दिलाने का काम इस सिद्धांत ने किया है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।